नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल तारीफों का दौर चल रहा है। कभी शरद पवार राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, कभी अपने कांग्रेस के दिन याद करते हैं, कभी संजय राउत राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, उन्हें पीएम पद का सबसे काबिल उम्मीदवार बताते हैं। कभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शरद पवार की तारीफ करते हैं। तो ये जो तारीफों का दौर चल रहा है, दरअसल इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एक बार फिर से जो एकता की खिचड़ी पकने लगी है, दरअसल उसमें क्या क्या मसाले डाले जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनेगा, या फिर कांग्रेस के साथ अगर मोर्चा बनता है तो क्या सबको राहुल गांधी मंजूर होंगे? तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? ममता बनर्जी की रणनीति क्या रहेगी? केसीआर की रणनीति क्या होगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी। नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद अंजू जी, मुझे याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद तो मैं कर रही हूँ कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए कुछ टाइम निकाला है, और आज हम कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष में खिचड़ी पक रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कितनी आधी पकी है और क्या कच्ची रह जाएगी हर बार की तरह। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ ओंकार जी कि ये जो विपक्षी एकता की चिड़िया हमेशा चुनाव से पहले कुलबुलाने लगती है, इस बार लग रहा है आपको कि कहीं कुछ एकजुटता होगी, या फिर से 2019 वाला कांड हो जाएगा इनके साथ? नहीं, देखिए, ये तो मृग, वो कहते हैं ना कि तृष्णा वाली स्थिति है। 2014 में भी, हाँ, मृग तृष्णा वाली 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, तो हम 2024 से पहले भी देख रहे हैं। इसमें कुछ नया है नहीं, लेकिन कभी 1977 वाली स्थिति बनेगी मुझे लगता नहीं है। 1977 में क्या हुआ था, हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता होगा कि जेपी नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन उस समय हुआ था, और गैर कांग्रेसी दल, अधिकांश दल जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे, और तब ये तय हुआ था कि कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त कैंडिडेट ही होगा। यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगी। और ये 77 के बाद कभी फिर दोबारा रिपीट नहीं हुआ। वीपी सिंह के नेतृत्व में जब जन मोर्चा से जनता दल बना और फिर इकट्ठा हुए सब दो लोग, उस समय प्रयास किया गया था, लेकिन वो भी फलीभूत पूरी तरीके से हुआ नहीं था। अब तो मतलब कुछ ज्यादा ही रायता बिखरा हुआ है। मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसी और पार्टी के किसी कैंडिडेट को स्वीकार क्यों करेगी? इसी तरीके से आप अलग अलग राज्यों में चले जाइए, अखिलेश यादव जो है वो मायावती को या कांग्रेस को क्यों कैंडिडेट उतारने देंगे? वो कहेंगे कि यहाँ तो सारे कैंडिडेट हम ही उतारेंगे बीजेपी के खिलाफ। बिहार में नीतीश बाबू मैक्सिमम उतारना चाहेंगे, लालू यादव और उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग राज्यों में ये लोगों की जो इनकी अपनी ईगो है, और ईगो के साथ जो गलतफहमी है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने जनाधार को लेकर के, वो खत्म होने वाली नहीं है। और अभी हमने एक ताजा इंसिडेंट देखा है ना, जो खम्मम में रैली की थी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने, उसमें केवल अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को बुलाया गया, अखिलेश यादव और विजयन को बुलाया गया, एक डी राजा पहुंच गए। इसके अलावा कौन चेहरा गया वहां पर? नीतीश कुमार नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गई, शरद पवार या उद्धव ठाकरे नहीं गए, जो और मतलब विपक्षी दलों के अपने आप को पुरोधा मानते हैं वो नहीं गए, शायद उनको बुलाया भी नहीं। और नीतीश कुमार के पास तो ये मिलने के लिए पटना भी गए थे, इनकी गुफ्तगू हुई थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नाटक नौटंकी हुए थे ऑन कैमरा, वो भी हमने और आपने देखे थे। नीतीश बाबू बार बार उठ करके भाग रहे थे, वो उनको पकड़ रहे थे, जबरदस्ती बैठा रहे थे। और बाद में केसीआर को ये पता चल गया कि नीतीश हो, ममता हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो उनको एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। और सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ
ग्रीवेंसेस हैं। जैसे नीतीश ने तो कह दिया ना कि कोई भी तीसरा मोर्चा माइनस कांग्रेस नहीं बन सकता है, वैकल्पिक मोर्चा जो है वो माइनस कांग्रेस नहीं बन सकता है। ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं चाहती हैं, केसीआर नहीं चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार कैसे छोड़ देंगे कांग्रेस को? तो सबके अपने अपने कुछ कुछ ऐसे कंपल्सन्स हैं, ऐसी मजबूरियां हैं कि विपक्षी एकता जो है वो हो ही नहीं सकती है, सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप ये तय मानिए कि 2014-2019 का जो नतीजा था वही 2024 में भी रिपीट होगा। इनकी अपनी जो है अपनी ढपली, अपना राग ये बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे और मोदी फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक अनार 100 बीमार है विपक्ष में, हर कोई पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहता है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि आजकल महाराष्ट्र में खासतौर पर शरद पवार जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर 1999 में अलग हो गए हैं, आजकल वो पिछले 2 महीने से कांग्रेस की इतनी लल्लो चप्पो क्यों कर रहे हैं? बार बार क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की जी भरकर तारीफ कर रहे हैं। तो इस तारीफ के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है उनकी? देखिए, कई तरह की दिक्कतें हैं इस समय। उनके अपने परिवार में भी काफी खटपट चल रही है। शरद बाबू की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है अंजू जी? उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले। वो चाहते हैं कि आगे जब कभी भी कोई संभावना बने और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हों तो अजित पवार नहीं, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उनकी बेटी बने। अजित पवार इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जो एनसीपी की अपनी अंदरूनी, अगर हम स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करने की कोशिश करें तो मोस्टली संगठन में कुछ को छोड़ करके, जयंत पाटिल वगैरह को छोड़ दीजिए, मोस्टली जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के, किसी से भी जाके पूछ लीजिए, सुबह 6 बजे से कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसा ना शरद पवार के बारे में आप दावा कर सकते हैं, ना उद्धव ठाकरे के बारे में, ना देवेंद्र फडणवीस के बारे में। एक नाथ शिंदे जरूर सुबह 4 बजे भी अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बाकी के नेता हैं वो अजित पवार के मतलब इतने समर्पण भाव की तरह काम करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अजित पवार की जो पकड़ है कार्यकर्ताओं पर, संगठन पर, पार्टी में, बहुत अच्छे तरीके से शरद पवार को पता है। तो जो अंदरूनी झगड़े हैं वो तो एक कारण है। दूसरे, जो उनके करीबी हैं, जो उनके करीबी कारोबारी हैं, उनके नाम भी आप ले सकते हो। जो पुणे में जो कुछ हुआ है, कई योजनाओं परियोजनाओं में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, या कह लीजिए कि उन्हीं को शरद पवार ने सौंपा था, वो बहुत मुश्किलों में है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे पड़े हुए हैं। खुद इनके बहुत करीबी जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो कई तरह के मतलब इस समय मामलों में शरद पवार घिरे हुए हैं। पर शरद पवार कब किसी के बारे में क्या कह दें, कोई उनका भरोसा है नहीं। क्योंकि आप याद करिए ना कि इन्हीं शरद पवार ने करीब 1 साल पहले एक बयान दिया था, 1 साल भी नहीं हुआ होगा। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हालत तो अब ऐसी हो गई है जैसे किसी जमींदार की सारी जमीन जायदाद चली गई हो, हाथों से निकल गई हो, और वो अपनी हवेली की मरम्मत भी ना कर पा रहा हो। तो कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसकी ये हालत हो गई है। अब वो राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जून में जो घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद से अब एनसीपी और शिवसेना बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि दीवार से लग गई हैं। और एक नाथ शिंदे चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं वो है।
अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव के परिणाम जो आएंगे उसके बाद देखिएगा इनकी क्या बुरी हालत होने वाली है। शिवसेना में भगदड़ मचेगी। एनसीपी का तो हालांकि मुंबई में कुछ खास है नहीं, कभी इनके कोई विधायक भी नहीं जीतते हैं, कभी सांसद भी नहीं जीतते हैं, कारपोरेटर की तो छोड़ ही दीजिए। पर ओवरऑल जो सिचुएशन बनेगी उसको लेकर के इस समय शरद पवार चिंतित हैं, क्योंकि बीएमसी के चुनाव के बाद जो माहौल बनने वाला है न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, उसका सीधा सीधा असर जो है 2024 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखने को मिलेगा। ओंकार जी, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि कब क्या बोल देते हैं शरद पवार, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। और आपको याद होगा कि पीएम मोदी की भी तारीफें करते थे वो ये कहते थे कि अगर वो पीएम मोदी कुछ ठान लेते हैं तो उस बात को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसी कार्यशैली तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी नहीं रही। फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से कहा कि घातक साबित होंगे पीएम मोदी देश के लिए, ये मैंने नहीं सोचा था। तो पीएम मोदी की तारीफ करने से उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ आ गए, ये मानकर चला जाए। कई बयान, एक बयान उनका ये भी था कि जब नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाया जा रहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात दंगों के बाद, और ये केंद्र में शायद पहले कृषि मंत्री थे फिर डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, यूपीए की सरकार थी जब। हाँ, तो इन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को ना सताया जाए। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूपीए सरकार में टारगेट किया गया था और सताया गया था नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। तो ये बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जिन पर आप, और अगर आप और डॉक्टर मनमोहन सिंह खिलाफ थे, मतलब सताए जाने के या टारगेट बनाए जाने के, तो क्या घास छील रहे थे बैठ करके आप? वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही सीबीआई और तमाम दूसरी एजेंसियां थी, और बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी गठन के लिए वकीलों की फौज खड़ी हुई थी सरकार की, तो मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे या आप क्या कर रहे थे उस समय? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं रोका उन चीजों को? और अब आप क्यों भलाई लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की? या नरेंद्र मोदी इतने नासमझ हैं कि जो आप कह रहे हैं आपके कहने में आ जाएंगे और आपको फेवर करेंगे, आपको रियायत दे देंगे, एजेंसियों को कहेंगे कि भाई शरद पवार तो बड़े भले आदमी हैं, मेरा बुरा नहीं चाहते थे उस समय जब केंद्र में मंत्री थे, तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई मत करिए। तो नरेंद्र मोदी तो अलग मिट्टी के बने हुए हैं, वो तो कभी किसी एजेंसी के कामकाज में या कार्रवाई में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर लग रहा है कि आपने, आपके करीबियों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो कार्रवाई का सामना करिए ना। फिर ये इस तरह के बहाने क्यों करते हैं? कभी कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है वो तो दूसरा जलियांवाला बाग था। मतलब इस तरह की बेहुदा बातें और बेबचकानी बातें इतने सीजन पॉलिटिशियन से अपेक्षा नहीं की जाती है जिसका सार्वजनिक जीवन ही मतलब 50 साल से ज्यादा का रहा हो। इसलिए शरद पवार को महाराष्ट्र के बाहर भी कोई गंभीरता से नहीं लेता है और महाराष्ट्र में भी कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए ना। कांग्रेस में रहते हुए ठीक है, आप पूर्ण बहुमत की सरकारों के चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, लेकिन जब से आप 2 बार इन्होंने कांग्रेस तोड़ी, एक बार इंदिरा गांधी के समय और फिर सोनिया गांधी के समय विदेशी मूल का मुद्दा बना करके, दोनों बार क्या पूरे महाराष्ट्र के नेता आप एक्सेप्ट किए गए जनता के द्वारा? आप इनकी सीटें उठा करके देख लीजिए, जब भी ये कांग्रेस से अलग हुए हैं तो इनकी अपनी पार्टी की सीटें कितनी आई हैं, लोकसभा में देख लीजिए या आप विधानसभा में देख लीजिए। तो ये तो इनकी हैसियत है वहां पर महाराष्ट्र में, और बनते हैं बहुत बड़े नेता। तो इनको कोई सीरियसली एक्चुअल में लेता नहीं है मराठी मीडिया के अलावा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनसीपी जब से बनी है महाराष्ट्र में, कभी भी अपने बलबूते एक बार भी उनकी सरकार नहीं बनी है। कभी कांग्रेस की बैसाखी और कभी उद्धव ठाकरे की बैसाखी। लेकिन ये समझाइए कि अभी जो एकनाथ शिंदे ने पिछले अगर 2-2.5 महीने में देखे तो उन्होंने 2 या 3 ऐसे मौके आए हैं जब खूब मक्खन लगाया है शरद पवार को, मंच पर बैठे हुए कहा है कि उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तो कई बार मुझे फोन करके बहुत से मुद्दों पर गाइड करते हैं। और जब बगावत चल रही थी उस वक्त भी कुछ लोगों ने खुलकर हमारा समर्थन किया और कुछ लोगों ने चुपचाप तरीके से हमें समर्थन दिया। तो
उनके शरद पवार की तारीफ करने के पीछे क्या हो सकता है? क्या कहीं सेंधमारी की कोशिश हो रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में? बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअल में इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि ये वैसे तो मतलब उनके सबसे बड़े सलाहकार बने हुए हैं उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के, लेकिन वैसे जो है ये सरकार से भी बना करके चलते हैं। चतुर सुजान जिसको कहते हैं ना, तो वो चतुर सुजान है शरद पवार कि भाई चीफ मिनिस्टर भले ही अब उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी ने बनवा दिया हो, पर इनसे भी बना के रखो, क्योंकि जो कारोबारी दिमाग के लोग होते हैं उनके अपने जो संगी साथी होते हैं, लग्गे भग्गे जिनको हम कहते हैं देशी भाषा में, तो उन सब के काम निकलवाने होते हैं ना सरकार से। तो वो आप देख रही होंगी कि लगातार नरेंद्र मोदी से भी आकर के मिलते थे, बीच बीच में प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते थे, और वहां भी बना करके रखना चाहते हैं। तो जो पिछले दिनों एक्चुअल में एक नाथ शिंदे के बारे में, उनकी सरकार के बारे में जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे ने दिए हैं या उनके संगी साथियों ने दिए हैं कि 20 दिन में ये सरकार टूट जाएगी, 1-1.5 महीने की बस ये सरकार है, बहुत सारे जो बागी शिवसेना के विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और ये तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। एक नाथ शिंदे के बारे में इस तरह की बयानबाजी इन लोगों ने करनी शुरू की थी, लेकिन हालत क्या है? अब हालत ये है कि 23 जनवरी को आखिरी सुनवाई हो चुकी है। सारा लिखित में सारे दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा सारे करवा दिए। दस्तावेज उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी तक आप जमा करा दीजिए, दोनों फरीक, आप भी जमा करा दीजिए, आप भी जमा करा दीजिए। तो चीफ मिनिस्टरशिप भी गई, कुर्सी गई, एमबीए सत्ता से बाहर हो गया, पार्टी चली गई जो बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की थी, सिंबल चला गया, और अब अध्यक्ष पद जाने वाला है। आज 23 जनवरी, तारीख है ना? हाँ, तो मतलब आज 23 जनवरी जब चुनाव होना था फिर से, तो चुनाव आयोग से इन्होंने पूछा था कि क्या हम चुनाव करा लें, चुनाव आयोग चुप्पी साध गया। तो साफ है, संकेत स्पष्ट हैं, इनको पता चल गया है कि अब अध्यक्ष पद भी जाएगा, पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगा। तो इसलिए कहां से मतलब अर्श से फर्श पर ला करके पटक दिया पार्टी को। ऐसे वैसे तो कई उदाहरण हैं हमारे सामने, कई वंशों के और वंशवादी जो पार्टियां हैं उनके उदाहरण हैं कि उनके पूर्वजों की क्या लंबी चौड़ी विरासत थी राजनीति की, और कई अगली पीढ़ियों ने कहां ले जा करके पटक दिया है पार्टी को, और उसके जनाधार को एक तरीके से खत्म कर दिया है। तो ना सांगठनिक क्षमता है, ना नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर है, ना परिश्रम का मादा है। कितनी बार उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये ऐलान किया था कि मैं बहुत जल्दी निकलने वाला हूं, पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा, आज तक तो नहीं गए। मतलब जून में ये घटना हुई थी, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 7 महीने गुजर गए, अभी तक तो नहीं निकले। वो उनका बेटा ही कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं। और उनका वो जो नासिक में 2-2 बार पार्टी वहां टूट गई उद्धव ठाकरे, नासिक में 2-2 बार उद्धव ठाकरे गुट में तोड़फोड़ हो गई, और उसके बाद भी उनका दौरा ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में बताया जा रहा है कि वो नासिक जाएंगे। तो सब कुछ लुटाकर अगर उद्धव ठाकरे थोड़े बहुत होश में आ भी गए तो क्या फायदा होगा? लेकिन ये समझाइए मुझे कि आपने जैसे अभी कहा ना, वंशवादी राजनीति और बहुत अच्छी विरासत थी, और आगे जाकर अगली जनरेशन ने क्या किया, पार्टी का बंटाधार किया, तो मुझे राहुल गांधी भी याद आ रहे हैं। अब जो उन्होंने ये यात्रा की है, जो कठुआ पहुंची थी, तो संजय राउत भी वहां जाकर पहुंच गए और वहां गुणगान किया उन्होंने राहुल गांधी का कि वो बहुत काबिल पीएम बन सकते हैं। तो ये समझाइए कि उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार, इनके बीच में तो ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन कांग्रेस के ज्यादा करीब है। देखिए, सबको पता है राहुल गांधी कितने गुणकारी हैं, कितने मतलब दूरदृष्टा हैं, कितनी उनके भीतर नेतृत्व क्षमता है, कितनी संगठन को आगे ले जाने वाले हैं। सबने उनकी प्रतिभा देख ली है, कोई अपरिचित है नहीं।
लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है जब तारीफ करने में भी कुछ नहीं जा रहा है। तो अभी लोहा गर्म है, ये भी अपना काम कर रहे हैं, चोट मार रहे हैं उनको, और वो चने के पेड़ पे पौधे पे चढ़ाने वाली बात है कि चढ़ जा बेटा, भली करे ने भगवान। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में किसी को भ्रम है नहीं, 1% नहीं है। शरद पवार को भी अच्छे तरीके से पता है, इन लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इनको कोई ना कोई तो कंधा चाहिए ना रोने के लिए, और कांग्रेस वालों को भी चाहिए। तो इस समय सबकी चिंता तो ये है ना कि 2024 में किस तरीके से इस नरेंद्र मोदी की आंधी को रोका जाए, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 2013 में जो शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं दर्ज की जा रही है। जितनी भी इंटरनेशनल आपकी सर्वे कंपनियां कह लीजिए, या जो भी नाम आप देना चाहें, वो सब की सब, जो आपके बाइडन साहब हैं, सी जिनपिंग का तो नाम कहीं आता भी नहीं है, या पुतिन है, या दूसरे जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं, उन सबके नाम जो है वो तीसरे चौथे से शुरू होते हैं। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं। तो जो हताशा निराशा है हमारे देश के भीतर भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि बहुत सारे देश, बहुत सारी ताकतें, अंजू जी हम जानते हैं कि इस समय हताश निराश हैं, और जब प्रयास सफल नहीं होते हैं तो फिर साजिशें शुरू होती हैं। जब कोशिशें कामयाब ना हो तो फिर साजिशें शुरू होती हैं, जो अभी बीबीसी की पहली डॉक्यूमेंट्री में हमने देख ही लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, जिसकी वहां के प्रधानमंत्री ने भी एक तरीके से निंदा की है सदन के भीतर खड़े होकर के, जो कुछ डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ लोग सहमत थे। मतलब आप टीएमसी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं डेरेन, या आप वो विनोद कापड़ी का एक जरा ट्वीट देख लीजिए, कई आपत्तिजनक चीजें जो है लगातार शुरू हो गई थी उसको मतलब टैग करते हुए डॉक्यूमेंट्री को। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते भारत सरकार ने उसको बैन किया और उनको हटवाया। एक प्रोपेगेंडा, मतलब जब आप हताश हो जाते हैं तो प्रोपेगेंडा। तो अभी इनको लग रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ करो, कांग्रेस की तारीफ करो, और अगले कुछ महीनों में जब तक ये 9 राज्यों के चुनाव वगैरह जो है अपना शुरू नहीं हो जाते, अभी 3 राज्यों के तो नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, उनकी तो ऐलान हो गए हैं, जो पूर्वोत्तर के हैं, जो अहम राज्य माने जाते हैं, जैसे आपका कर्नाटक है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। जब ये थोड़ा और नजदीक आएंगे तब तक तो आप देखेंगे कि टूल किट के और कई चीजें जो है निकल करके हमारे सामने आ चुके होंगे, और एक बार फिर से ये पूरा जो गिरोह है ये कोशिश करेगा कि एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, नए सिरे से ध्रुवीकरण शुरू किया जाए, नरेंद्र मोदी की छवि को किसी तरीके से मलिन किया जाए, अलग अलग जो धर्म और जातियों के मतदाता हैं उनके बीच में फिर वैसा ही कुछ आंदोलन छेड़ा जाएगा जैसा वो 13 महीने तक यहाँ दिल्ली में चला था। तो प्रयास तो इनके पूरे होंगे, साजिश से तो पूरी रची जाएंगी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सरकार भी तैयार है इनकी तमाम जो लामबंदियां हैं और साजिशें उनसे निपटने के लिए। और मेरी दिलचस्पी जो सबसे ज्यादा है वो इसमें है, ये देखने में है कि ये जो विपक्षी एकता का शंखनाद पिछले कुछ समय से हम सुन रहे हैं मीडिया के एक हिस्से में, ये कितना सिरे चढ़ेगा और कितना इनमें आपस में आगे चल करके जूत बजेगा। क्योंकि महाराष्ट्र वाले तो ठीक है राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, केजरीवाल खड़े होंगे क्या कभी? ममता बनर्जी कभी खड़ी होंगी? ममता बनर्जी खड़ी होंगी क्या? केसीआर खड़े होंगे क्या? या नवीन पटनायक जो हैं वो आएंगे क्या इनके खेमे में? या जगन मोहन रेड्डी आएंगे क्या? ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो ना इनके साथ खड़े दिखना चाहेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखना चाहेंगे, लेकिन मौका पड़ने पर नरेंद्र मोदी को कोऑपरेट करेंगे। तो ये अभी पोजिशनिंग चल रही है, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा अगले कुछ महीनों में।
जी लेकिन ये कुछ पूछ रहे समझाइए कि लेकिन ओंकार जी ये समझाइए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसको लेकर सभी बड़े गदगद नजर आ रहे हैं, खासतौर पे शरद पवार या उद्धव ठाकरे की बात करें, चलो इनकी ये है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में, इसलिए मजबूरी शायद हो जाती है कि तारीफ की जाए। लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर बड़ा हौसला बुलंद है कि उनको ठंड नहीं लगती इसलिए पीएम बना दो, और वो इतना कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता इसलिए उनको पीएम बना दो। और फिर आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी आजकल बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर्स को जो उनसे उनके मनमाफिक सवाल पूछते हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यानी कि उनकी जो छवि है डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा शुरू क्यों की गई है। हमें इसके पीछे के कारणों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई थी, बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे थे और सबकी शिकायतें थी। गुलाम नबी आजाद ने तो 7-8 पेज की एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी। उस पूरी चिट्ठी को अगर पढ़ लें तो इस यात्रा के शुरू होने की बुनियाद जो है वो कहाँ से पड़ी है समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी हर कीमत पर या तो फिर से राहुल गांधी को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी या फिर मनमोहन सिंह जैसी किसी कठपुतली को वो मतलब प्रेसिडेंट बना करके और परिवार का वर्चस्व संगठन पर बना रहे, पार्टी की पूरी संपत्ति पर बना रहे, इसके लिए प्रयासरत थी। तो वो अल्टीमेटली खरगे के रूप में उनको एक मिल गए जो उनके ताबेदार हैं और जैसे वो कहेंगी यस मैडम वो वैसा ही करेंगे। दूसरे, परिवार के लिए सबसे बड़ा संकट ये था कि जो चैलेंज पार्टी के भीतर से हो गया है उसको कैसे मतलब दबाया जाए, मंथन हुआ। इसके अलावा पार्टी के बाहर से भी अगर आप देखें, जब ममता बनर्जी मुंबई गई थी और लोगों ने एक सवाल पूछ लिया था यूपीए के बारे में, कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, तो कितनी नाराजगी से जवाब दे रही थी। उन्होंने पूछ लिया था कि क्या है, कहाँ है यूपीए, और ऐसे नेता पर ये देश भरोसा करेगा जो आधे समय विदेशों में रहता है। तो ममता बनर्जी के जो तेवर थे, इसके अलावा केसीआर की जो लामबंदी थी, और एक और घटना याद करिए, आज तो शरद पवार चाहे जो बयान दे रहे हो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, लेकिन शरद पवार की जो भूमिका थी राष्ट्रपति चुनाव के समय, उपराष्ट्रपति चुनाव के समय, उससे पहले भी प्रशांत किशोर को जिस तरीके से मुंबई बुला करके वो सलाह कर रहे थे, फिर दिल्ली आ गए तो अपने घर पर फिर उनको बुलाया, घर पर कई चेहरों को बुला करके, यहाँ तक के जावेद अख्तर जैसे चेहरे और कुछ दूसरे चेहरे भी उनके घर पर देखे गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में चुनौती थी राहुल गांधी के लिए कि 2024 में भी अगर आपने अपने को प्रस्तुत किया नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक चेहरे के तौर पर तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो विपक्षी दलों की तरफ से भी एक मतलब चुनौती मिल रही थी इनको, इनके नेतृत्व को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के लगातार पतन के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हो रही थी उनको लेकर के पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर के सुनील जाखड़ तक, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके चले गए, अलग अलग राज्यों में भगदड़ मची थी। गोवा में देखो ना, जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तुरंत गोवा में 8 विधायक चले गए थे बीजेपी में। तो जैसे इनके जो वो कहते हैं ना कोटरी के किचन के जो लोग थे, जब वो जाने शुरू हुए, जितिन प्रसाद से लेकर के आरपीएन सिंह, सुस्मिता देव, माधव राव सिंधिया के बेटे, ये सब जब भागने शुरू हुए तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस के भीतर पैदा हुआ। तो इनको लगा कि अब तो करो या मरो की स्थिति है, इसलिए बेटा निकल जाओ सड़क पे। तो इसलिए इनको उतार दिया गया सड़क पर। फिर मैं उस शब्द का यूज नहीं करना चाहता हूं ऑन एयर, लेकिन जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस परिवार को इसकी हैसियत बता दी। एसपीजी हटा करके दूसरी तमाम जो सुविधाएं हैं वो विड्रॉ करके
जो एक बिना मतलब ओरा बना हुआ था ना इस परिवार का, कि भाई आप 1989 में लास्ट प्रधानमंत्री था आपके परिवार से, इसके बावजूद अगर आप इतने लंबे समय तक एसपीजी का रुतबा लेकर के घूम रहे हैं पूरे देश में, विदेश में, तो क्यों आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए? राजनाथ सिंह के रहते हुए भी ये विड्रॉ नहीं हो पाया था, लेकिन अमित शाह ने कर दिया। तो ये ठीक है, आप होंगे ऐसे परिवार से जिनके 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इस समय तो जो जनता का आदेश है उसका सम्मान करना सीखिए। उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो जनता ने 2014 और 2019 में जनादेश दिया, और किसी ना किसी तरीके से वो फ्रस्ट्रेशंस निकल रहे थे, अभी भी निकलते हैं। अभी भी ये कहाँ एक चाय वाले के बेटे को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मतलब लगातार जो आदमी 10 साल अपने पूरे करने जा रहा है बतौर प्रधानमंत्री, और एक इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस पर मतलब एक रत्ती भर का भी दाग नहीं है, जो अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रधानमंत्री आवास में नहीं रख रहे हैं, फटकने नहीं देते हैं किसी को, ऐसे आदमी पर आप आरोप क्या लगाएंगे? तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, और जोड़ो और तोड़ो जो भी कुछ अभियान चल रहा है, जिस तरीके से भीड़ दिखाई जाती है। हाँ, मैंने पिछले दिनों एक बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम किया था, मैं आपको बताता हूँ। जब ये लोनी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और लोनी, बागपत, बड़ौत होते हुए और शामली होते हुए कैराना की तरफ निकल गए हरियाणा में, तो मैंने एक प्रोग्राम किया। मैंने बताया अपने दर्शकों को कि लोनी विधानसभा क्षेत्र, फिर बागपत विधानसभा क्षेत्र, फिर बड़ौत विधानसभा क्षेत्र, फिर शामली और कैराना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले थे विधानसभा में। कहीं 1200 वोट मिले थे, कहीं 1600 वोट मिले थे, कहीं 1800, कहीं 2100 वोट मिले थे, और भीड़ कितनी दिखाई जा रही थी इनके साथ। तो मतलब आप भीड़ जुटा लीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर लीजिए, या खुद बेवकूफ बनते रहिए, लेकिन जब लोग वोट करने निकलते हैं उनको पता है कि किसको वोट करना है, कौन जिम्मेदार है, उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये और फिर सिर्फ एक रैलियां जो होती है, हमने सबने देखा है चुनावी रैलियों में भीड़ किस तरह से आती है, और अगर वो भीड़ कभी भी वोटों में तो कन्वर्ट होती नहीं है, लेकिन दिखा दिया जाता है कि इतनी भीड़ आई थी, इतने लाख लोग पहुंचे थे। लेकिन अब मुझे ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की याचिकाएं चल रही हैं, जिनकी 14 फरवरी से सुनवाई होनी है, पहले तो ये तय होगा कि 7 जजों की खंडपीठ को मामले सौंपे जाएं या 5 जजों की खंडपीठ ही सुनवाई करेगी। आपको लगता है कि उन फैसलों के आने के साथ साथ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट में और टूट हो सकती है, और एनसीपी भी टूट सकती है और कांग्रेस भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के लिए बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं लोकसभा की? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इस बार ये प्लान कर रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतने का, जो मतलब अभूतपूर्व संकल्प है एक तरीके से। 2014 में जब आंधी थी नरेंद्र मोदी की, तब भी 80 में से 80 नहीं आई थी, इस बार 80 का। इसके बाद फिर दूसरा स्टेट आता है जहां सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, वो महाराष्ट्र है, जहां से 48 सीटें आती हैं। इस बार जो वहां स्थितियां बन रही हैं, वहां मैक्सिमम सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट जो है वो जीतेगा, ऐसा एक माहौल बन गया है वहां का। तो जो आप कह रही हैं कि एनसीपी में भी भगदड़ हो सकती है, और जो चीजें अभी मतलब बाहर नहीं आई हैं या हम लोग जिनको डिस्कस करना शुरू नहीं किए हैं, वो ये है कि अजित पवार, अगर शरद पवार ने उनको ताकत नहीं दी, वो इनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाने को तैयार नहीं थे। इस बार जयंत पाटिल को वो बनाना चाहते थे, पर अजित पवार की जो मैंने कहा है संगठन पर जिस तरह की पकड़ है, हाँ, उसके चलते इनको बनाना पड़ा था। आगे के लिए भी अगर अजित पवार को इन्होंने वाजिब सम्मान नहीं दिया, वो फ्रस्ट्रेटेड है। हमने तालकटोरा स्टेडियम में भी देख लिया था जब वो गायब हो गए थे मंच से, दूसरी जगहों पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जिस तरीके से
एक नाथ शिंदे ने नागपुर से मुंबई जाने और आने के लिए स्टेट प्लेन दिया उनको कि आप स्टेट प्लेन लेकर जाइए और उसी से वापस आइए। शरद पवार बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि खेल चल क्या रहा है। तो एनसीपी भी टूट सकती है, जो शिवसेना में बचे खुचे लोग हैं वो तो लगातार अभी भी पाला बदल रहे हैं। उनको पता है कि उद्धव ठाकरे के नाम पर ना हम विधानसभा चुनाव में टिक पाएंगे, ना जीत पाएंगे, ना लोकसभा चुनाव में कुछ हासिल हो पाएगा। इसलिए जो करिश्मा नरेंद्र मोदी का है, महाराष्ट्र में भी वो उनका जादू सिर चढ़ करके बोलता है लोगों के सिर पर, तो सबको पता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो निर्णायक सीटें देंगे 2024 में। और जो आप कह रही हैं, चाहे चुनाव आयोग का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो एक नाथ शिंदे की तरफ उनके पक्ष में जाएं। और नहीं भी जाएंगे अंजू जी, तो ऐसे बहुत सारे मसले हमने देखे हैं विधानसभाओं में, दल बदल के या इस तरह की परिस्थितियां जब निर्मित हुई हैं, सालों साल ये मुकदमे चलते रहते हैं, इनकी सुनवाई चलती रहती है। पता चलता है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, तब जाकर के फैसला आ रहा है। तो अभी सरकार चल रही है, इनको चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर किसी की नींदें उड़ी हुई हैं तो वो उद्धव ठाकरे कैंप है। लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे हैं, मतलब वो जो कहा था ना कंगना रनौत ने कि समय का पहिया घूमेगा, आज मेरा घर टूटा कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और आप देखिए कि वो जो बद्दुआ है वो किस तरह से लगी है। सीएम की कुर्सी चली गई, पार्टी टूट गई। अब देखिए नौबत ये आ गई कि शिवसेना असली उनकी नहीं रहेगी, धनुष बाण भी शिंदे गुट को जा सकता है, पार्टी के अध्यक्ष का पद भी चला गया। तो पिता जो विरासत सौंप के गए थे कि उसका दायरा बढ़ाएंगे, उसे मजबूत करेंगे उद्धव ठाकरे, उस कसौटी पर तो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं उद्धव ठाकरे। देखिए, जब किसी पेड़ पर, वृक्ष पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है। इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी का पद मिलता है तो वो बहुत उदार हो जाता है। और कई बार तो हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बयान भी हमने सुने हैं, जब चाहे प्रधानमंत्री हों या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनके बयान आते हैं कि देखिए अब हमने एक संवैधानिक पद का वर्ण कर लिया है, संभाल लिया है। जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनके भी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है हम उनके भी मुख्यमंत्री हैं। और जो हमारे समर्थक हैं हम उनको भी अंगीकार करके चलेंगे, और जो हमारे आलोचक हैं हम उनका भी स्वागत करेंगे। तो ये एक बड़प्पन होता है किसी भी अहम पद पर बैठने वाले व्यक्ति का। लेकिन क्या वो गुण इनमें था? इनमें तो इतना ज्यादा अहंकार आ गया था मुख्यमंत्री बनते ही, और जबकि ये जानते थे कि हमारे पल्ले में है कुछ नहीं। 56 एमएलए तो थे, 56 एमएलए आपके, और उसके बल पर, और आप डिच करके मुख्यमंत्री बने थे। मतलब आपने केवल देवेंद्र फडणवीस का निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ही रास्ता नहीं रोका था। भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप गठबंधन के सहयोगी थे और जिनके नाम पर आप जीत करके आए थे, सत्ता में वापसी की थी, केवल उनको डिच नहीं किया था। बल्कि मेरा तो ये कहना होता है अंजू जी कि इन्होंने महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का अपमान किया था, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती थी कि फिर से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिवसेना और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बने। तो आपने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया था, एक तरीके से उनकी इच्छा का अपमान, निरादर किया था। तो उसका नतीजा तो इनको भुगतना पड़ेगा ना। तो जो अहंकार में इन्होंने बाद में कारनामे किए, कंगना रनौत का बंगला तोड़वा दीजिए बुलडोजर भिजवा करके, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करवा दीजिए, एक नवल ऑफिसर को उद्दंड शिव सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा, बुजुर्ग एक मराठी अभिनेत्री केतकी को जिस तरीके से मतलब 40 दिन तक जेल में डाल दिया गया। मतलब इससे ज्यादा सत्ता का नशा हो नहीं सकता है। और पालघर में भी जो निर्दोष साधुओं की भीड़ के द्वारा हत्या की गई थी, उसके बाद जो रवैया था इनका, तो वो भी बहुत ही एरोगेंट तरीके से ये बिहेव कर रहे थे। तो ये चीजें आपको
पे करनी पड़ती हैं, और बहुत देर हो जाती है कई बार जब आप समझते हैं कि आपने क्या मूर्खताएं कर दी हैं। तो वो बिल्कुल। तो अब आगे जो भी मतलब चुनाव आएंगे, अभी तो आप बीएमसी में देखिएगा क्या हाल होगा इनका। जो सूचना मिल रही है जमीन से, बुरा हाल इनका होने वाला है। उसके बाद फिर जो आम चुनाव होंगे और फिर अक्टूबर में जाकर के विधानसभा चुनाव होंगे, तो फिर भी इनको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वही ना कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं सीखा। और आज भी अब तो देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसले आते हैं, और 30 जनवरी को जब चुनाव आयोग फैसला सुनाएगा तब क्या फैसला आता है। आपने विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति और विपक्ष के कुनबे में किस तरह से काठ की हांडी को फिर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर जो विस्तार से जानकारी दी ओंकार जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला मेरे चैनल के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आरजू जी। नमस्कार। नमस्कार।